वेलकम टू ओम सर फिजिक्स वेयर फिजिक्स मेड इजी बाय ओम सर। तो बच्चों, हम लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये यूनिट पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस में वर्क कैसे फाइंड करते हैं ये पढ़ाया था एंड वर्क के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स भी समझाए थे। उसके बाद हमने कुछ न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करके दिए थे। तो आज के इस लेक्चर में हम इंटरनल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि फर्स्ट लॉ के अंदर क्या होता है बच्चों, Q इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। तो वर्क डन के बारे में पढ़ा हमने, इंटरनल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे एंड आज और फर्स्ट लॉ के कुछ एप्लीकेशंस भी देखेंगे। तो इंटरनल एनर्जी ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम ये क्या होती है? इट इज डिफाइंड एज द टोटल एनर्जी पजेस्ड ड्यू टू मॉलिक्यूलर मोशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिस्टम। कि बच्चों जो पार्टिकल्स है, गैस मॉलिक्यूल्स है, मूव हो रहे हैं, मोशन में है, तो उसकी वजह से उनके अंदर एनर्जी रहेगी। साथ में ही उनका जो कॉन्फ़िगरेशन है, अट्रैक्शन फोर्स है, उसकी वजह से भी इनके अंदर कुछ एनर्जी रहेगी। तो इन सबको मिला के बच्चों जो एनर्जी बनती है, इट इज़ इंटरनल एनर्जी ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। ठीक है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय यू। तो अभी जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई वो लिख लो पहले बुक में एंड नेक्स्ट देखो। तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय यू। ठीक है, तो देखो, जो मॉलिक्यूलर मोशन की वजह से एनर्जी होगी, मीन्स मॉलिक्यूल मूव होंगे, उनकी वजह से जो एनर्जी होगी इट विल बी इंटरनल काइनेटिक एनर्जी। जो हम यू के से रिप्रेजेंट करेंगे। ये एनर्जी किसकी वजह से होती है बच्चों? मोशन की वजह से, प्लस जो कॉन्फ़िगरेशन की वजह से होगी, ठीक है, मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन से होगी, इट विल बी इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय UP पोटेंशियल। एंड जो टोटल इंटरनल एनर्जी है, जिसे सिर्फ इंटरनल एनर्जी भी कहते हैं, वो बच्चों क्या होगी? इन दोनों के एडिशन। सो इंटरनल एनर्जी इज सम ऑफ, मैं ऐसा कह सकता हूं, इंटरनल एनर्जी इज सम ऑफ इंटरनल काइनेटिक एनर्जी एंड इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। सो मैं मैथमेटिकली बच्चों एक इक्वेशन ऐसा भी लिख सकता हूँ सिंपल सा, U मीन्स टोटल इंटरनल एनर्जी विल बी इक्वल टू इंटरनल काइनेटिक एनर्जी प्लस इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये ऐसा लिख सकता हूँ मैं। ये जो इंटरनल एनर्जी है, इसकी खास बात बच्चों ये है कि इट इज स्टेट वेरिएबल और स्टेट फंक्शन। ये पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, चाहे कोई से भी पाथ से ट्रैवल कर लो, ये डायरेक्ट एंड पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड करती है। ये तो मैंने फर्स्ट लॉ में भी समझाया था, अब यहाँ पे वापस एक बार मैं समझा रहा हूँ। इंटरनल एनर्जी इज स्टेट वेरिएबल। ठीक है, ये स्टेट के ऊपर बच्चों डिपेंड करता है, स्टेट के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, डजंट डिपेंड ऑन पाथ फॉलोड। कोई भी पाथ फॉलो कर लो, कोई टेंशन नहीं, डायरेक्ट स्टेट के ऊपर डिपेंड करेंगे। मीन्स इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, इनके ऊपर ये डिपेंड करती है। स्टेट वेरिएबल मीन्स इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। ठीक है, तो ये बच्चों बेसिक हमने कुछ इंटरनल एनर्जी का आपको लिख के दिया। पॉज करो आप इसे एंड उतार लो ये आपकी किताब में। तो बच्चों, अभी जो हमने आपको इंटरनल एनर्जी ये कंसेप्ट समझाया है, यही इंटरनल एनर्जी हम फाइंड करते हैं
फॉर आइडियल गैस। तो अब आइडियल गैस की खास बात क्या होती है? इट हैज़ नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अब्सेंट होते हैं। तो मैंने बच्चों कुछ आइडियल गैस के लिए केटीजी के लिए अजम्पशंस बताए थे, उसमें आपको ये पढ़ने को मिलता है। तो आइडियल गैस की जो खास बात होगी वो ये होगी कि नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है। तो उसकी वजह से बच्चों कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो एनर्जी रहती है वो तो होगी ही नहीं। मीन्स अगर मैं आइडियल गैस कंसिडर करता हूँ तो उसकी इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होती है। क्यों ज़ीरो होती है? क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ही नहीं तो इंटरमॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी जो कि कॉन्फ़िगरेशन की वजह से होती है वो होगी ही नहीं। सो मैं लिख सकता हूँ बच्चों, इट डज नॉट पजेस, ठीक है, इट हैज़ नो इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो ये अजम्पशन था हमारा कि इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्सेस जीरो, डेट्स वाई ये भी जीरो। सो मैं यू पोटेंशियल एनर्जी को ज़ीरो लिख सकता हूँ बच्चों, ये लिख सकते हैं। सो जो टोटल इंटरनल एनर्जी होगी इट विल बी सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, मीन्स सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, बट सिर्फ काइनेटिक ही रहेंगी। एंड काइनेटिक एनर्जी भी रैंडम मोशन जो है अलग अलग तरह के उनकी एडिशन की वजह से जो होती है वही होगी। सो टोटल इंटरनल एनर्जी विल बी एडिशन, ठीक है, ऑफ काइनेटिक एनर्जीज ड्यू टू रैंडम मोशंस। अब मोशन कौन से रह सकते हैं? याद करो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमने पढ़ाया था। तो ये जो रैंडम मोशंस है बच्चों ये कौन से होंगे? देखो ये होगा कुछ ट्रांसलेटरी, ठीक है, तो ट्रांसलेशंस, ठीक है, रोटेशन और वाइब्रेशन। मॉलिक्यूल्स के ऐसे मोशन रह सकते हैं ना, मैंने समझाया था। तो हम हायर टेम्परेचर पे वाइब्रेशंस चेक करते हैं, बाकी नॉर्मल लो टेम्परेचर पे इन्हें निग्लेक्ट करते हैं। तो ये हुआ। अब टोटल जो एनर्जी है वो सिर्फ काइनेटिक है, सम काइनेटिक एनर्जी है, टोटल इंटरनल एनर्जी एडिशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी और सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो मैं बच्चों इंटरनल एनर्जी को क्या ऐसे लिख सकता हूँ? याद करो 3/2 nRT, ये पढ़ाया था ना हमने, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। मैंने उस दिन ही आपको समझाया था कि ये इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि आगे चल के बच्चों पूरे थर्मोडायनेमिक्स में यूज़ होता। एंड देखो यूज़ हो रहा है ये कंसेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 3/2 लिखा, वहाँ पे हमने याद करो ये तो सिर्फ अगर समझो एक मॉलिक्यूल है सिंगल एटॉमिक मोनो एटॉमिक तो उसके लिए हमने ये लिखा था। अगर बच्चों कोई डायटोमिक है ट्राइटोमिक है चाहे कोई सा भी रहो तो हमने इसे एक और फॉर्म में लिखा था, U = F/2 nRT, ठीक है, फॉर n मोल्स एंड F डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ये किसके लिए बच्चों? फॉर n मोल्स के लिए, एंड कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के लिए? F डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के लिए। जैसे कि याद करो, जल्दी जल्दी आंसर बताओ, कमेंट बॉक्स में लिखो। ट्राई एटॉमिक के लिए कितने थे? ट्राई एटॉमिक के लिए उसमें भी दो कैटेगरीज थी, लीनियर नॉन लीनियर। लीनियर है तो 5, नॉन लीनियर है तो 6। डायटोमिक के लिए 5, मोनो एटॉमिक के लिए 3। ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम थी ना, मैंने बोला था कि वो रट लो, याद कर लो। मैंने तो पूरा समझाया भी था कैसे होता है, बट आपको वो पूरा याद चाहिए बच्चों, ठीक है। तुम्हारे चैनल पे जाके आप प्लेलिस्ट में देख भी सकते हो, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का लेक्चर आपको मिलेगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस नाम की प्लेलिस्ट में। तो ये है बच्चों, देखो अब आगे अगर वो कोई अच्छे से करता है तो ये तो बहुत ही सिंपल है। अगर मैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी लिखूं तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ये होगा बच्चों डेल्टा U विल बी इक्वल टू
3/2 nr डेल्टा टी, ठीक है। और अगर समझो ये f डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है तो ये होगा बच्चों u इक्वल्स टू f/2 nr डेल्टा टी। अगर ये मोल्स की जगह मॉलिक्यूल होता तो याद करो क्या होता, यहाँ पे k होता सिर्फ, बाकी सब कुछ सेम। तो ऐसे करना था बच्चों, ठीक है, ये था। अब इसे हम और एक तरीके से लिख सकते हैं। देखो मैं और आगे आपको स्पेसिफिक हीट वगैरह भी पढ़ाऊंगा, बट अभी थोड़े एक्स्ट्रा पॉइंट्स अभी के बता दे रहा हूँ। गामा इक्वल्स टू बच्चों होता है Cp/Cv, ठीक है। गामा इक्वल्स टू क्या होता है, Cp/Cv, एंड गामा इक्वल्स टू 1+2/f। ये हमारे पास रिलेशंस होते हैं दो। तो अगर मैं इन रिलेशंस को यूज करूं तो f/2 की वैल्यू बच्चों मैं कितना लिख सकता हूँ पता है? और एक रिलेशन होता है Cp-Cv इक्वल्स टू r, ठीक है। तो देखो यहाँ पे f/2 के लिए मैं एक रिलेशन भी लिख सकता हूँ, जो कि होगा f/2 को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ बच्चों fr/2 को Cv से। किससे रिप्लेस कर सकते हैं हम? fr/2 को Cv से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखो ये क्या होगा, NCV डेल्टा टी, दिस U कैन बी रिटन एज NCV डेल्टा टी। ये सभी को एक फॉर्मूला याद चाहिए। अब ये Cv क्या होता है? इट इज स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये डिटेल में हम अगले लेक्चर्स में पढ़ने ही वाले हैं, तभी के लिए आपने ये याद रखना, ठीक है। कुछ बच्चों को ये लगाऊंगा कि सर ने ये fr/2 को ऐसे कैसे लिख लिया, तो लगे तो मैं बच्चों यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ कैलकुलेशंस भी करके दे रहा हूँ। ये लगे वापस भी देखने को मिलेंगे, बट अभी एक बार मैं करके देता हूँ आपको, नहीं तो बच्चे बोलेंगे सर ने ये क्या जादू कर लिया। तो देखो Cp-Cv r है, ठीक है। तो क्या मैं Cp को गामा Cv यहाँ पे डाल सकता हूँ? ये यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, Cp को गामा Cv, ठीक है, गामा टाइम्स Cv। तो ये अगर मैं डाल दूँ बच्चों यहाँ पे, तो देखो क्या मिलेगा हमें, गामा Cv माइनस Cv इक्वल्स टू r। तो गामा -1 इंटू Cv इक्वल्स टू r, तो Cv इक्वल्स टू r अपॉन गामा -1। ये देखने को मिला ना हमें, ये हमने लिख लिया। ये जो गामा इक्वल्स टू 1+2/f है, तो मैं ऐसे लिखता हूँ, गामा इक्वल्स टू 1+2/f, गामा -1 इक्वल्स टू 2/f। f/2 को क्या लिख सकते हैं? देखो अब यहाँ से ये इन्वर्स कर लो, 1 अपॉन गामा -1 रेसिप्रोकल ले लो इक्वल्स टू f/2। उल्टा कर लिया मैंने, ठीक है। बट 1 अपॉन गामा-1 को ही क्या मैं Cv/r लिख सकता हूँ? तो ये यहाँ से मैं लिख सकता हूँ Cv/r इक्वल्स टू f/2। ये होगा बच्चों, ठीक है। तो डेट्स वाई मैं यहाँ पे ये रिलेशन बच्चों हमने लिख के दिया आपको, ठीक है। तो f यहाँ से देखो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, Cv इक्वल्स टू f/2 इंटू r। f/2 इंटू r मीन्स ये fr/2 इट इज नथिंग बट Cv। तो ये और आगे भी बताऊंगा ये 3 इक्वेशन कहाँ से आएंगे, ये भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे बच्चों को। तो ये मेयर्स इक्वेशन होता है, ये आगे चल के हम प्रूफ करते हैं, ठीक है। एंड ये गामा इक्वल टू Cp/Cv एडियाबैटिक एक इंडेक्स होता है, रेशियो होता है, ठीक है बच्चों। तो पॉज कीजिए इसे एंड लिख लीजिए इन कंसेप्ट को अच्छे से। तो बच्चों जो हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है उसके कुछ एप्लीकेशंस चेक करते हैं। तो फर्स्ट एप्लीकेशन जो है इट इज ऑफ मेल्टिंग, ठीक है। तो अगर कोई सॉलिड मेल्ट होता है बच्चों, सॉलिड अगर लिक्विड में कन्वर्ट होता है, मेल्ट होता है, तो इसके अंदर ऐसे होता है वॉल्यूम चेंज इज स्मॉल, ठीक है। तो वॉल्यूम चेंज बच्चों ये बहुत स्मॉल होता है, चेंज इन वॉल्यूम इज वेरी लिटिल। तो अगर ये बहुत ही छोटा है तो हम इसे निग्लेक्ट भी कर सकते हैं बच्चों। इसे क्या कर सकते हैं हम? निग्लेक्ट मीन्स चेंज इन वॉल्यूम इज नियरली इक्वल टू 0। वॉल्यूम में लगभग 0 चेंज होगा। अगर वॉल्यूम में 0 चेंज है
तो क्या हम ये कह सकते हैं बच्चों, इफ डेल्टा V इज 0 देन आई कैन राइट वर्क डन इज इक्वल्स टू P डेल्टा V। अगर डेल्टा V 0 है तो वर्क डन भी कितना होगा बच्चों, 0। तो हम ऐसा मानते हैं कि अगर कोई सब्सटेंस मेल्ट होता है तो उस प्रोसेस के अंदर वर्क डन लगभग 0 के बराबर होता है। बहुत कम होता है तो लगभग हम 0 ही मानते हैं। एंड जो भी मेल्टिंग की प्रोसेस है इसके अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो याद रखना है आपको, कोई भी फेस चेंज की प्रोसेस है तो फेस चेंज की प्रोसेस के अंदर टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। अब देखो हीट जो एब्जॉर्ब करता है सिस्टम, हीट एब्जॉर्ब्ड होती है बच्चों M into L, वेयर M इज मास, L इज लेटेंट हीट। ये लेटेंट हीट होती है बच्चों, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। कि अगर समझो, आपको समझो किसी सॉलिड को मेल्ट करना है, फॉर एग्जांपल आइस को अगर मेल्ट करना है, वाटर में कन्वर्ट करना है, तो हीट देनी पड़ेगी। कितनी हीट देनी पड़ती है, M into L, वेयर L इज लेटेंट हीट। ये आपको पता चाहिए। ये स्पेसिफिक हीट में भी ये आपको और पढ़ने को मिलता है, बट एप्लीकेशन चेक कर रहे हैं तो आगे पीछे के सारे देख रहे हैं हम, ठीक है। तो हीट एब्जॉर्ब्ड इज ml। सो मैं अब फर्स्ट लॉ अगर मैं लगा दूं तो फर्स्ट लॉ को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ बच्चों, Q इक्वल्स टू W प्लस डेल्टा U, ठीक है। सो अब वर्क डन बताओ हमें कितना है, 0, तो वर्क डन को 0 लिखता हूँ मैं। डेल्टा Q की वैल्यू कितनी है बच्चों, M into L, एंड डेल्टा U प्लस डेल्टा U ऐसे लिख सकता हूँ। सो डेल्टा U विल बी इक्वल टू M into L। सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी में जो बच्चों चेंज होता है फॉर प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, ये बच्चों होता है M into L। तो इसके हमें क्वेश्चंस भी मिलते हैं सिंपल, आपको ये याद रखना है, अप्लाई करना है, ठीक है। तो इसे पॉज करके लिख लीजिए, मैं फिर बॉइलिंग की प्रोसेस का बताता हूँ। तो नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है बच्चों फर्स्ट लॉ का, इट इज बॉइलिंग प्रोसेस। तो इफ लिक्विड इज हीटेड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर मैं लिक्विड को हीट करूं कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो ये कन्वर्ट होता है बच्चों, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर्स। वेपर्स के अंदर ये कन्वर्ट होता है, ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर। तो देखो अगर VL इट इज वॉल्यूम ऑफ लिक्विड है एंड V इट इज वॉल्यूम ऑफ वेपर है बच्चों, तो क्या वर्क डन बता सकते हैं हम? क्योंकि देखो पिछली मेल्टिंग के केस में भी पहले हमने वर्क डन देखा था जो कि 0 आया था, एंड बाकी फिर हीट एंड फिर इंटरनल एनर्जी। वैसे ही यहाँ पे पहले हम क्या देखेंगे, पहले हम देखेंगे वर्क डन। तो वर्क डन एट कांस्टेंट प्रेशर, याद है आपको, वर्क डन इज नथिंग बट P डेल्टा V एट कांस्टेंट प्रेशर। मैंने पढ़ाया नहीं, ये लास्ट लेक्चर में ही पढ़ाया। वर्क डन इक्वल्स टू P डेल्टा V। डेल्टा V मीन्स V फाइनल, ठीक है, V फाइनल, फाइनल मीन्स V ऑफ वेपर्स माइनस V ऑफ लिक्विड। ये आया बच्चों वर्क डन, ये हुआ वर्क डन, सिंपल है। अब heat absorbed by this liquid, हीट एब्जॉर्ब बाय लिक्विड Q की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, हीट एब्जॉर्ब विल बी इक्वल टू M into L। वापस वही फेस चेंज की प्रोसेस में जो हीट लगती है इट इज लेटेंट हीट, एंड यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लगेगी बच्चों। सो ये जो L है इट इज नथिंग बट, L इज नथिंग बट लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ये है बच्चों, याद रहेगा इतना। फिर अब देखो आगे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या आपको याद है कितनी होती है?
मैंने थोड़ी देर पहले ही लिखा NCV डेल्टा T, ठीक है। सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी U इनिशियल और U ऑफ लिक्विड, दिस इज इंटरनल एनर्जी ऑफ लिक्विड, ठीक है। UV मीन्स इट इज इंटरनल एनर्जी ऑफ वेपर्स। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगी? इंटरनल एनर्जी ऑफ वेपर्स माइनस इंटरनल एनर्जी ऑफ लिक्विड, ये होगा कुछ। अब देखो, अब मैं अगर फर्स्ट लॉ अप्लाई करूं, क्योंकि ये एप्लीकेशन ही है फर्स्ट लॉ के, तो बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं Q इक्वल्स टू W प्लस डेल्टा U, ठीक है। तो Q के लिए फॉर्मूला कितना है बच्चों? M इंटू L, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। W के लिए फॉर्मूला P डेल्टा V, और P V फाइनल और V ऑफ वेपर्स माइनस V ऑफ लिक्विड, P डेल्टा V, प्लस डेल्टा U के लिए U ऑफ V माइनस U ऑफ L, इंटरनल एनर्जी ऑफ वेपर्स माइनस इंटरनल एनर्जी ऑफ लिक्विड। तो ये बच्चों इक्वेशन निकल के आया, सिंपल सा इक्वेशन है। वो आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल्स में जो भी वैल्यू दी होगी वो आपको देखनी है, यहाँ पे अप्लाई करनी है, जो अननोन है वो ढूंढनी है। तो ये कुछ एप्लीकेशंस थे। फर्स्ट वन था बच्चों मेल्टिंग, एंड सेकंड वन था बॉइलिंग। तो ये बहुत सिंपल है। आगे चल के कैलोरीमेट्री वगैरह हम जो पढ़ेंगे उसमें तो और भी इंटरेस्ट आते जाएगा बच्चों, क्योंकि ये ML वगैरह ये सारे कॉन्सेप्ट और दिखते जाएंगे आपको, ठीक है। तो ये सब कुछ था आज के लेक्चर के लिए। तो इसे पॉज कीजिए बच्चों, अच्छे से लिख लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में हम और आगे के कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, ठीक है।